इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। ये इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 1 का यूनिट 1 है, इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। वो शुरू करने से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा ट्रेड क्या होता है। ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेड सिंपल वे में बोलूँ तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जैसे इंडिया और यूएस। इंडिया से गुड्स गए और उसके रिटर्न में यूएस ने हमको पैसे दी। सिंपल है, दो चीज़ों का एक्सचेंज, गुड्स के अगेंस्ट मनी। सर्विसेज भी एक्सचेंज होती हैं और एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होता है, पैसे के अलावा कुछ और भी हो सकता है। फिर इस पे हमारे पास कुछ थियोरीज दी गई है, जिसमें से इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेविड रिकार्डो की जो दी गई थियोरी है। ये थियोरी मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले कुछ अजम्पशंस ली गई है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। 2 प्रोडक्ट्स 2 कंट्रीज, यानी कि इसमें यही एज्यूम करेंगे कि खाली 2 ही प्रोडक्ट है और 2 ही कंट्रीज है, बाकी की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये लोग बार्टर सिस्टम पे चलते हैं, मतलब एक चीज़ दी उसके बदले में दूसरी चीज़ ली। कैश ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होता। एप्पल के बदले ऑरेंज हो गए, फर्नीचर के बदले इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई भी चीज़ ऐसी जिसके बदले में आप नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन पे करते हो, वो बार्टर सिस्टम। फिर यहाँ पे बोले फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, कोई कंट्री को ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप इतना ही यूनिट्स बेच सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, एक्सेट्रा। फिर एक लास्ट जो चीज़ अज्यूम करता है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो 2 कंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई हैं हमारे क्वेश्चन, हमारे सिनेरियो में, इन उस उधर ये अज्यूम किया गया है कि उन 2 के अलावा कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होता है हमारे पास। फिर अगर मैं ये चैप्टर चालू करूं तो उसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं क्या ये थियरी क्या बोलती है। तो यहाँ से चालू करूँगा मैं सीधा, क्योंकि ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये मैंने आपको रफ जो यहाँ से है ऊपर से बता दिया। लास्टली ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, नॉट अ ज़ीरो सम गेम। ये अजम्पशन नहीं है, ये हम कहते हैं कि ट्रेड एक ज़ीरो सम गेम है। कई लोग कहते हैं ट्रेड एक ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम मतलब अगर 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, तो अगर एक का फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे का नुकसान होगा। ये कहता है ज़ीरो सम गेम, मतलब एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। बट कई थियरीज ऐसी हैं जो कहती है नॉट अ ज़ीरो सम गेम, मतलब दोनों का फ़ायदा हो सकता है। भले ही कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो, दोनों का फ़ायदा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम। तो मैं शुरू करता हूँ। रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ये यहाँ के अजम्पशन मैंने आपको बता दिए, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो हमको मान लीजिए बताया गया 2 प्रोडक्ट हैं, वाइन और क्लॉथ, 2 कंट्रीज़ इंग्लैंड और पोर्चुगल। हमें बताया कि इंग्लैंड 1 यूनिट वाइन जो है उसके लिए 120, ये एल मतलब लेबर, 120 लेबर यूज़ करती है, और 1 यूनिट क्लॉथ के लिए 100 लेबर यूज़ करती है। और पोर्चुगल 80 यूनिट्स यूज़ करती है लेबर का 1 यूनिट वाइन के लिए, और 90 यूनिट्स लेबर का यूज़ करती है 1 यूनिट क्लॉथ के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा मनी कंसिडरेशन नहीं है, हमने बोला था ऊपर बार्टर सिस्टम पे चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे कोई तो कोई यूनिट ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, जो कि हम लेंगे लेबर आवर्स, यानी कि 80 घंटे लगते हैं। यूनिट जब मैं बोलूँगा तब 80, तो वो आवर्स हैं, ये याद रखना पड़ेगा हमको कि मैं आवर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सिर्फ वाइन कंसिडर करूँ तो ज़्यादा टाइम कौन लगा रहा है? इंग्लैंड ज़्यादा टाइम लगा रही है। यहाँ पे इंग्लैंड का टाइम ज़्यादा है और पोर्चुगल का कम, मतलब एडवांटेज कौन है? पोर्चुगल। और सेम इधर भी इंग्लैंड का टाइम ज़्यादा है और पोर्चुगल का टाइम कम है, तो यानी अगेन पोर्चुगल एडवांटेज पे, यानी कि पोर्चुगल ऐसी कंट्री है जो सस्ते से सस्ता या कम से कम टाइम में 1 यूनिट वाइन और 1 यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस करके बेच सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अगर
मैं देखूं एब्सोल्यूट एडवांटेज पे कौन है, एब्सोल्यूट एडवांटेज पे पोर्टुगल है और इंग्लैंड नहीं है। एब्सोल्यूट एडवांटेज के लिए हमारे पास एक थियोरी दी गई है दूसरी, उसका मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा, बट वो थियोरी कहती है कि जिस नेशन के को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो गुड्स बेचेगा, वो पर्टिकुलर गुड बेचेगा। अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो नहीं। तो वो थियोरी ज़ीरो सम गेम भी फॉलो करती है और नॉट अ ज़ीरो सम गेम भी फॉलो करती है। अगर आप उस थियोरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बट यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि हमको नॉट अ ज़ीरो सम गेम लेके चलना है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। वो कैसे होगा यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, जितना टाइम पोर्चुगल को लगता है डिवाइड बाय जितना टाइम इंग्लैंड को लगता है किसमें वाइन प्रोड्यूस करने में, वो फिगर आउट करेंगे। और क्लॉथ में पोर्चुगल डिवाइड बाय इंग्लैंड हमको मालूम पड़ेगा। जौन सा ग्रेटर फिगर हुआ उस तरफ हमारा साइन बन जाएगा। इसमें क्लॉथ है तो पोर्चुगल को क्लॉथ में ज़्यादा एडवांटेज है। और देखते हैं दूसरा इंग्लैंड को किस चीज़ में ज़्यादा एडवांटेजेस है। वाइन जो इंग्लैंड की है उसको इंग्लैंड डिवाइड बाय पोर्चुगल करेंगे तो ये आएगा, और क्लॉथ का भी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इसमें पता चलता है कि ऑब्वियसली 1.5 1.11 से बड़ा है, यानी कि इंग्लैंड को इसमें एडवांटेज है। किसमें? इंग्लैंड को वाइन में और पोर्चुगल को क्लॉथ में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पोर्चुगल एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ, पोर्चुगल एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ किसको? इंग्लैंड को। यहाँ से यहाँ गया क्लॉथ, सॉरी, पोर्चुगल एक्सपोर्ट करेगा क्लॉथ इंग्लैंड को और इंग्लैंड एक्सपोर्ट करेगा वाइन पोर्चुगल को। यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लॉथ और वाइन का ट्रेड होगा। जब क्लॉथ और वाइन का ट्रेड होगा तो फिर दोनों कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि एक कंट्री को क्लॉथ में एक प्रोडक्ट में और दूसरी कंट्री को दूसरे प्रोडक्ट में, यानी कि वाइन में, इंग्लैंड को। तो ये हमारी इन जनरल रिकार्डियन थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थी। इसको कॉस्ट एडवांटेज थियोरी भी बोला जाता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसने दी थी, ये डेविड रिकार्डो ने दी थी ये थियोरी। और ये मैं आपको ये लाइन पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रिकार्डोज एसेंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड is not the absolute difference in cost but comparative difference in cost. Ricardian theory is based on the following assumption, जो मैंने आपको ऊपर assumptions बता दी थी। तो ये लाइन का अगर मैं मतलब बताऊँ आपको, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं मिलेगा हमको। हम ये नहीं यहाँ पे ऐसे कम्प्लीटली नहीं बोल सकते कि पोर्चुगल क्लॉथ में ही बेटर है और इंग्लैंड वाइन में बेटर है एक दूसरे के कंपैरिजन में, ये हम नहीं बोल सकते। तो इधर आता है कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरिजन करना है हमको। ऑब्वियसली दोनों में पोर्चुगल बेटर, दोनों प्रोडक्ट में, वाइन में और क्लॉथ में, बट हम वो नहीं लेंगे क्योंकि नॉट अ ज़ीरो सम गेम लेके चलना है हमको। हमेशा ये याद रखिए कि आप नॉट अ ज़ीरो सम गेम लेके चलेंगे तो आप खुद से एक व्हाट इफ़ काइंड ऑफ सिनेरियो फॉर्म कर सकते हैं दिमाग में, जिसकी वजह से आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा इवैल्यूएशन पे। इस थियोरी को हम इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट के अंदर हमारे पास कई सारे सब पॉइंट हैं, उनको रीड करते हैं। इसमें कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लिए हैं, और वो कौन कौन से हैं? परफेक्ट कंपटीशन। पहली बात तो रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट कंपटीशन कहता है आपके जितने बायर्स हैं उतने ही इक्विवेलेंट सेलर्स हैं, या सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सेम प्राइस पे बाय और सेल हो रहा है। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आप ऑब्वियसली कई बार कोई प्रोडक्ट ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन क्रिएट हो गया। तो रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इम्परफेक्शन बोथ इन कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट्स, स्टेटमेंट दी गई है वहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है टू कंट्रीज़ टू कमोडिटीज़। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि खाली दो ही कंट्रीज़ है और दो ही कमोडिटीज़। आप जानते हैं दुनिया भर में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं और कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। इसमें क्योंकि बार्टर एक्सचेंज की बात करी है इसलिए कोई मॉनेटरी वैल्यू कंसिडर नहीं करी, यानी कि इन्होंने लेबर आवर्स या लेबर थियोरी, जो लेबर की वैल्यू है वो आवर्स में आती है, उस टर्म्स में कैलकुलेट करा है, जो कि करेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज तक कोई कंट्री अचीव नहीं कर पाई है, कि किसी ने बीच में करा था बट वो कुछ खास उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा।
फुल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सिनेरियो है, और अगर आप देखेंगे आज के रियल वर्ल्ड में, जैसे स्पेशली कोविड टाइम्स में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हो रही है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट फिर से कंसिडर नहीं कर सकते। ये पॉइंट को रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी यहाँ पे बोला है कि इस थियोरी में अज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। ये ऊपर के एजम्पशन में लिखा हुआ है, आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती अगर आप ये बोल रहे हैं, इसका मतलब क्लियरली ये है कि आप गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप खाली दो ही प्रोडक्ट्स अज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्विस एक पार्ट फॉर्म नहीं कर सकती। और सर्विस मैंने क्यों बोला, क्योंकि सर्विस आप जहाँ पे आप अपने घर की कन्वीनियंस से या आप अपने एक ही लोकेशन से आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगी, वो भी 100% नहीं है, कई बार आपको लग भी सकती है। बट अगर बाकी के चीज़ों के लिए देखा जाए, एग्जांपल आपके गुड्स के लिए, तो कोई भी गुड्स अगर आपने मैन्युफैक्चर करे, कस्टमर तक पहुंचने के लिए उन गुड्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपको इंटर कंट्री ट्रांसफ़र करना है तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा ही। आप बाय शिप भेजें, आप बाय रोड भेजें, आप बाय एयर भेजें, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है स्टैटिक थियरी, जिसको हम बोलते हैं, इस थियरी को स्टैटिक थियरी बोला जा रहा है। यानी कि ये किस एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। आपकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो, आपकी सेल्स बढ़े, या कोई भी दूसरा ऐसा रीज़न जिससे आपकी कॉस्ट में वेरिएशन आ सकता है, इन्होंने वो इग्नोर करा है। इन्होंने अज्यूम करा है कि आपकी कॉस्ट थ्रू आउट सेम है, चेंज हो ही नहीं रहा। आप जो हमारा इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यानी कि आपकी कॉस्ट सेम है, नो मैटर हाउ मच यू प्रोड्यूस, नो मैटर हाउ चीप योर लेबर इज़, नो मैटर हाउ एडवांस द टेक्नोलॉजी इज़। आपको इतना चीप लेबर और सब कुछ मिल रहा है, आपकी कॉस्ट सेम है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करती है। आप किसी और से गुड्स ले रहे हो, फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब आपका रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने रॉ मटेरियल को प्राइस कम करवाने के लिए कुछ ना कुछ फाइट करेंगे, आप बार्गेन करेंगे, आप डिस्काउंट लेने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, आप ऑप्टिमम प्राइस पे खरीदने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल लोएस्ट प्राइस अवेलेबल हो। उसके बाद आता है कि डिमांड इज इग्नोर्ड। ये हमारा अगला पॉइंट है, डिमांड इज इग्नोर्ड। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो डिमांड इज इग्नोर्ड जो बोला गया है यहाँ पे, कि रिकॉर्डिंग थ्योरी ये एज्यूम नहीं करती कि डिमांड क्या है। एक कंट्री की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है, दूसरे की ज़्यादा हो सकती है, पहले की कम हो सकती है, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर आप दो कंट्री भी एज्यूम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है दोनों कंट्री की डिमांड एकदम ही सेम होगी। तो अगर आप डिमांड को ही इग्नोर कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन जो है, आप उसको कंपेयर ही कैसे कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वाइन का मेरे को प्रोडक्शन इंग्लैंड से जो चाहिए वो 100 यूनिट का है, और जो पोर्टुगल से चाहिए वो 90 यूनिट का है, मेरा डिमांड अलग है, तो मैं दोनों को कंपैरिजन में कैसे डाल रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं। उसके बाद आता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। इन्होंने बोला है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट या दो ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप एक पॉइंट पे स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेंगे। अगर स्पेशलाइजेशन अचीव कर रहे हैं तो यानी कि आप कॉस्ट कट करने में भी माहिर हो जाएंगे। कॉस्ट कट होगी तो फिर आप बड़े आसानी से जो डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, ऑप्टिमम कॉस्ट में डिमांड मीट कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था ओरिजिनली नो फ्री ट्रेड, बट मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ से नो कटवा रहा हूँ, आप इसको काटिएगा नहीं, नो फ्री ट्रेड ही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्होंने अजम्पशन लिया है कि फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करता है, फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करता है। इन्होंने जो अजम्पशन लिया है, जो ऐसा पॉसिबल है नहीं। आप कई बार इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, अगर आप कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगने की वजह से आपके कोई भी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाती हैं, ये जिसको हम टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पे बोलते हैं। कस्टम ड्यूटीज़ का एक ऑल्टरनेट टर्म है, ज़्यादा डिटेल में हम इसको आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर जो है उसकी वजह से काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड को लेकर। तो नेट नेट देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिस्टिकली फ्री ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी कंट्री के बीच में। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे नो फ्री ट्रेड करके लिखा गया था। उसके बाद बोला गया
रिकार्डियन थियरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ये पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि एक बार को आप अज्यूम कर भी सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कौन से कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करेगी? उन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करेगी जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ को एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड नेशन है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत मुश्किल है। यानी कि उनके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा जो आपने अजम्पशन लिया है, तो ये थियरी उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। इसके बाद हमारा अगला मेन हेडिंग आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी। कई लोगों ने अब इसके अगेंस्ट बात करी, तो कई ने इनके फेवर में भी बात करी रिकार्डियन थियरी के, और वो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कई थियरीज जो हैं इकोनॉमिक्स की वो इतने टाइम पहले दी गई थी कि आज के टाइम में उसकी वैलिडिटी ज़ीरो है। पर अगर आप देखें तो not as a macroeconomic concept but as a microeconomic concept this theory may work। कई थियरीज आपके छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, मान लीजिए अगर आपका फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके रिलेटेड कोई थियरी काम आ सकती है, इन कंपैरिजन टू पूरे कंट्री के लिए वो सेम थियरी काम आए। तो वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो पर हमें वो जानना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि टू कंट्रीज़ टू कमोडिटीज़ को एक्सटेंड करके हम ऑल कमोडिटीज़ ऑल कंट्रीज़ कर सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि ऑल कंट्रीज़ ऑल कमोडिटीज़ में ये फिगर आउट करना कि कौन कंपैरेटिव एडवांटेज पे है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने इसके फेवर में बात करा कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए हम ले सकते हैं, और इम्पोर्टर्स के लिए जो रिक्वायर्ड गुड्स उनको चाहिए उनको कम से कम प्राइस पे ले सकते हैं। इसमें आप पहले ही एक फॉल्ट शायद नोट कर पाएंगे कि इन्होंने बोला कम से कम प्राइस पे ले सकते हैं, बट कम से कम प्राइस में इन्होंने प्राइस मेंशन करा और खुद ऊपर बोला था बार्टर सिस्टम, यानी कि नो मॉनेटरी एक्सचेंज, लेबर आवर्स में कंसिडर किया था इन्होंने। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट जो कहता है द थियोरी विच वॉज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लेबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उन्होंने अपना पहला पॉइंट जब रियलाइज़ करा कि गलत है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सेकंड पॉइंट निकाला कि इन्होंने लेबर आवर्स की जगह मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी करेक्ट पॉइंट है, बट अगेन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि हर कंट्री जब आप कंसिडर कर रहे हो तो वो एक कॉमन करेंसी फॉलो नहीं करते हैं, उन सबकी करेंसी अलग है, तो आपको पहले उनको कॉमन करेंसी में कन्वर्जन करके फिर कंपैरिजन में डालना पड़ेगा। फिर हमारे पास पॉइंट आता है द अजम्पशन। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ जो मैंने मार्किंग करी है, डायरेक्ट मैं उस पर जाता हूँ, उससे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। स्पेशलाइजेशन विल टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एडवांटेज बोथ अंडर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट। इन्होंने पहले बोला कि कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहेगी, कॉस्ट चेंज नहीं होगी। फिर इनके खुद ही काउंटर पॉइंट्स आते हैं कि कॉस्ट इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों भी सिनेरियो में कॉस्ट एडवांटेज मेंटेन करना ज़रूरी है स्पेशलाइजेशन के थ्रू। जब इन्होंने बोला कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हो वो बिना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के, जो इनका पहला अजम्पशन था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है आपके उसमें, तो वो काफ़ी एक इनवैलिड हो जाता है। बट फिर भी अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो स्पेशलाइजेशन होगा, आपकी कॉस्ट बढ़े या कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो फिर आप कॉस्ट एडवांटेज मेंटेन कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है अजम्पशन ऑफ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये मैंने आपको बोला, तो इसमें मैं सीधा एग्जांपल पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया में नॉट एंजॉय कॉस्ट एडवांटेज अगेंस्ट यूएस और मेक्सिको इन सम कमोडिटीज बट इन सर्टनली will have cost advantage of selling them in the some neighboring countries। अब ये क्या कहना चाहता है कि आप ऑब्वियसली आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नो तो नहीं हो सकती, ज़ीरो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, बट उसको मिनिमम करा जा सकता है। कैसे? आप इंडिया से पाकिस्तान कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप इंडिया से नेपाल कर सकते हैं, आपको वो सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू इंडिया टू यूएस सेम गुड्स भेजना। ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर आप लोकल एरिया ट्रेड कर रहे हैं, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कॉस्ट एडवांटेज वहाँ पे मिलेगी। मैं लास्ट पॉइंट उधर पढ़ नहीं रहा हूँ और इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपके बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये चैप्टर के जो नोट्स हैं मैं इसको दो फॉर्मेट में रखूँगा। एक बिना किसी मार्किंग के जो है मैं ये टेक्स्ट बुक की कॉपी ड्राइव में अपलोड कर दूँगा, और एक ये जो मेरी मार्किंग्स है इसके साथ मैं एक कॉपी ड्राइव में अपलोड कर दूँगा, और मैं दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको अगले यूनिट में मिलता हूँ। अगले यूनिट में हम
और डिटेल में इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे।